रांची में खुला सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र। मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने कहा, आधी आबादी के सशक्तिकरण से होगा विकसित भारत। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के ठिकानों पर रांची और हजारीबाग में ईडी की छापेमारी, सीए के दफ्तर और आवास को भी खंगाला गया। पलामू में 4 लेन एनएच निर्माण स्थल पर अपराधियों ने की फायरिंग, मजदूर घायल। खूंटी से 3 नक्सली गिरफ्तार। गुमला में बिहार ले जाई जा रही हजारों पेटी शराब जब्त। और झारखंड के कई जिलों में 9 जुलाई तक गरज के साथ बारिश होने की चेतावनी। मौसम विभाग ने रांची समेत अन्य जिलों के लिए 2 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के दूसरे चरण में पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचने पर उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान भारतीय मूल के नागरिकों के लिए OCI कार्ड देने की घोषणा की है। श्री मोदी ने UPI भुगतान प्रणाली अपनाने के लिए इस कैरेबियाई देश को बधाई दी। इस दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की भी घोषणा की। त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा पर पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार अभिनंदन। पीएम के स्वागत के लिए वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर अपने मंत्रिमंडल के साथ मौजूद थीं। परंपरागत अंदाज और गर्मजोशी से भरे अभिनंदन के बाद पीएम होटल पहुंचे तो वहां भी भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। भोजपुरी चौताल प्रस्तुति ने इन पलों को और यादगार बना दिया। पीएम ने पोर्ट ऑफ स्पेन में विशाल भारतीय जनसमूह को संबोधित किया। कार्यक्रम में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री भी शरीक हुईं। ऐलान किया कि उनका देश पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करेगा। पीएम ने इसके लिए आभार जताया। पीएम ने त्रिनिदाद और टोबैगो के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। साथ ही घोषणा की कि वहां रह रही भारतीय समुदाय की 6ठी पीढ़ी को OCI कार्ड प्रदान किए जाएंगे। I am happy to announce that OCI cards will now be given to the 6th generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago. You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out you. India welcomes you. And India embraces you. पीएम ने अर्थव्यवस्था से अंतरिक्ष विज्ञान तक भारत की शानदार प्रगति की चर्चा की। पीएम कमला प्रसाद बिसेसर की बिहार की जड़ों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बिहार की बेटी कहा। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। पीएम कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा। उन्होंने पीएम मोदी को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित नेता बताया।
रांची में आज सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुभारंभ किया। मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री पटेल, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस केंद्र से झारखंड समेत बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों को लाभ मिलेगा। सशक्त नारी समृद्ध राष्ट्र की सोच के साथ रांची में शुक्रवार को सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र का शुभारंभ हुआ। इस केंद्र का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह नया केंद्र झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए स्थानीय भाषा एवं संस्कृति के संदर्भों में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि यह केंद्र न केवल प्रशिक्षण देगा बल्कि नीतिगत बदलाव की रूपरेखा तैयार करने में भी मदद करेगा। ये नया सेंटर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय भाषा, स्थानीय संस्कृति के संदर्भों में कार्य करेगा। यह केंद्र न केवल ट्रेनिंग देगा बल्कि नीतिगत बदलावों की आउटलाइन तैयार करने में भी मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस केंद्र की स्थापना सबका साथ सबका विकास की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये समय है जब हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साथ लेकर आगे बढ़ना है। वह समय है जब हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साथ लेकर आगे बढ़ना है। पिछले एक दशक में हमारी सरकार ने वुमेन डेवलपमेंट के लक्ष्य से एक कदम आगे बढ़ते हुए वुमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर कदम आगे बढ़ाए हैं। इस दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि संस्थान के जरिए मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं से जुड़े प्रशिक्षण और अनुसंधान की आवश्यकताओं को भी यहाँ पूरा किया जाएगा। यह संस्थान न केवल प्रशिक्षण देता है बल्कि सोच को भी बदलता है और समाज को, हर वर्ग को साथ लेकर चलता है। कार्यक्रम को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी संबोधित किया। उन्होंने देश की बेटियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं है। आज देश की बेटी कहीं कम नहीं। आज सुनीता विलियम्स दुनिया में उसने कमाल करके दिखा दिया। अरे जिस खेल में हम तड़प रहे थे कि पदक आ जाए, ओलंपिक में भी देश की बेटियों ने कमाल किया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षित युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही स्थानीय खान पान से जुड़े फूड फेस्टिवल की विजेताओं को सम्मानित किया गया। मौके पर प्रशिक्षित युवतियों से केंद्रीय मंत्री ने संवाद भी किया और उनके अनुभव जाने। केंद्रीय मंत्री से संवाद के बाद ये युवतियां काफी उत्साहित नजर आई। सोलर पैनल के बारे में ट्रेनिंग किया जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और अभी उसको सीख के हमको ये जो हमारे जीवन काल में हम उसको यूज भी कर रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का भी केंद्रीय मंत्री ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी के माध्यम से आंगनवाड़ी सह पालना घर, पोषण वाटिका, वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं की जानकारी रचनात्मक ढंग से दी गई। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान के इस छठे केंद्र के रूप में रांची में इसकी स्थापना हुई है। इस केंद्र के जरिए जो पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, वहाँ के जो आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाएं हैं उनका यहाँ पर प्रशिक्षण हो सकेगा। अपने सहयोगी रणबीर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके करीबियों पर आज सुबह ईडी ने दबिश दी। रांची से लेकर हजारीबाग और बड़कागांव तक विभिन्न ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। अंबा प्रसाद के भाई का लेखा जोखा रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास और कार्यालय में ईडी ने छापेमारी की है। ईडी सुबह से ही उनके दफ्तर में कागजात खंगाले में लगी हुई थी। यह पूरी छापेमारी कोल ट्रांसपोर्टेशन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान ईडी को कुछ अहम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। आज जिन ठिकानों पर छापेमारी हुई ये सभी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू के बेहद करीबी बताए जाते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने ईडी छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यदि किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके बचने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में सरकारी एजेंसियों को
भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता है। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी का विश्व गुरु भारत है। यहाँ आप अगर करप्शन करते हैं या आप कोई गलत काम करते हैं तो आप सोचेंगे बच जाएंगे, तो ये डेफिनेटली नहीं होने वाला है। और अगर आप इनोसेंट हैं तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और एजेंसीज हमारे और कांग्रेस के शासनकाल में दोनों में अलग फंक्शन करती है। कांग्रेस के शासनकाल में तो सीबीआई को पिंजड़े में कैद तोते की संज्ञा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि हमारे यहाँ एजेंसीज को फ्रीडम है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, ईडी के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो तरीके से कांग्रेस नेताओं का बयान आ रहा है कि अभी से उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, साफ है इनका संविधान और देश की एजेंसियों पर विश्वास नहीं। और विश्वास भी कैसे होगा साहब, आपने इतनी गड़बड़ियां की हैं कि आपको पता है कि धीरे धीरे आपके पोल खुले गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बोकारो के चास स्थित दलित बस्ती का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद किया और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। लोगों ने श्री महतो से सरकारी आवास नहीं मिलने की शिकायत की थी और कहा था कि बारिश के कारण पक्का आवास नहीं होने से वे छतों पर प्लास्टिक डालकर सोने को मजबूर हैं। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रांची से सशक्त पंचायत नेत्री अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेहल में सभी महिला निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मौके पर उन्होंने कहा कि महिला प्रतिनिधियों को नेतृत्व, शासन और सतत विकास के क्षेत्रों में सशक्त बनाने की दिशा में यह अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल महिला नेतृत्व को केवल सम्मान ही नहीं देती, बल्कि उन्हें गांव के विकास की धुरी बनाने की दिशा में भी प्रेरित करती है। 9 जुलाई को होने वाले राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को लेकर रांची स्थित सीपीआई प्रदेश कार्यालय में विभिन्न ट्रेड यूनियन और किसान मोर्चा की बैठक हुई। इसमें 9 जुलाई को राजधानी रांची में भी 2 घंटे तक चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया। सीपीआई-एमएल के नेता शिवेंदु सेन और सीपीआई नेता अजय सिंह ने बताया कि यह आंदोलन मजदूरों के अधिकार और सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। आपको क्या था लेबर कानून में अगर आपने बदलाव करने का प्रयास किया तो हम आपको चैन से नहीं रहने देंगे। अगले चुनाव में इस बार तो कुछ कम हुए, अगले बार हम आपका पूरा से पूरा पत्ता साफ करने का काम करेंगे। इस परिस्थिति को देख करके हम लोगों ने, ट्रेड यूनियनों ने, किसान संगठनों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग इसको आगे बढ़ा दें। करीब 1.5 महीना आगे बढ़ा दिया गया और अब ये 9 जुलाई 2025 को होने जा रहा है। हम समझते हैं कि हमारा उम्मीद है कि देश भर में करोड़ों संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस हड़ताल में भागीदारी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा खूंटी में कल वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम से पूर्व खूंटी परिसदन सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए मीडिया एवं संचार अधिकारी सह कार्यालय प्रमुख राजेश सिन्हा ने बताया कि यह कार्यक्रम विकसित भारत के संदर्भ में छोटे जिलों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के महत्व और उनके विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने को लेकर आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से दूर दराज के जिलों के पत्रकारों के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि वे केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सके। और जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, चाहे पत्रकार हों, एनजीओज हों, ट्रेड इंडस्ट्रीज वाले लोग हों, उनसे आग्रह है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में आकर के इसमें अपना सहयोग दें, सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाने में। चारों ओर पहाड़ों से घिरे घने जंगलों के बीच गुड़ाबांधा प्रखंड के सुदूरवर्ती कोलाबाड़िया टोला में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी बाइक और पैदल यात्रा कर पहुंचे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया और उनकी जमीनी समस्याओं को सुना।
सुदूरवर्ती कोलाबाड़िया टोला के ग्रामीणों में नई उम्मीद की किरण के साथ नया उत्साह तब जागृत हुआ जब जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी घने जंगलों से होते हुए ग्रामीणों के बीच पहुंचे। यहां तक पहुंचने में एक मौका ऐसा भी आया जब उपायुक्त को हाथ में जूता लेकर एक नाला पार करना पड़ा। उन्होंने ग्रामीणों के साथ दरी पर बैठकर बहुत ही सरल तरीके से संवाद भी किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर मांग को प्राथमिकता समझते हुए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो ग्रामीणों ने कुछ मुख्य मुद्दे जो उठाए, वहाँ पे अभी पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं है और एक रोड की समस्या है, चूंकि वो फॉरेस्ट ब्लॉक पूरा पंचायत जो है वन क्षेत्र में पड़ता है, तो उसकी अपने चैलेंजेस हैं। तो हमारा प्रयास यही रहा है कि इन समस्याओं को जल्दी जल्दी इसका समाधान निकालें। इस दौरान ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं साझा की। इनमें सड़क, बिजली, पेयजल, आवास योजनाओं का लाभ और स्थायी आंगनबाड़ी केंद्र की मांग प्रमुख रही। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहुंचने का पक्का रास्ता नहीं होने के कारण रोजमर्रा की जिंदगी काफी कठिन है। बच्चों और महिलाओं के लिए पोषण और शिक्षा सुविधाओं की भी कमी उजागर हुई, जिस पर उपायुक्त ने अधिकारियों को योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश दिए और ग्रामीणों को विकास का भरोसा दिया। तो इतना खुल जाएगा तो अच्छा 10 फीट तक में पानी मिल जा रहा। तो आप देखिए, आप ऐसे समझिए ना, आपका रोड अगर बनना भी शुरू भी होगा ना तो 1 साल बनने में लगेगा, है ना। अगर शुरू भी हो जाता है तो 4 किलोमीटर रोड, इतना चढ़ाई स्लोप भी है ना थोड़ा सा, तो बनाने में 1 साल लगेगा। तो पानी का 1 साल तक वेट थोड़ी ना लगेगा। तो छोटे वाले से हम लोग ट्राई करते हैं आपको घर में सब मिनरल लगा। अपने दौरे के दौरान उपायुक्त ने कोलाबाड़िया टोला के प्राथमिक विद्यालय और अस्थायी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई, उपस्थिति और पाठ्य सामग्री की जानकारी ली। साथ ही बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। जिले के अधिकारी का स्वयं सुदूरवर्ती ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं से अवगत होना एक संवेदनशील प्रयास है। हाल ही में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को लोक प्रशासन के क्षेत्र में पीएम सम्मान अवार्ड से भी नवाजा गया है। आशा है कि ऐसे प्रयासों से सुदूर कोलाबाड़िया गांव में बदलाव की नई बयार दिखेगी। जमशेदपुर से कुमार कोणाल की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डुरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि खेल अनुशासन, दृढ़ संकल्प और टीम भावना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि खेलों में स्थानीय लोगों, क्षेत्रों और देशों को जोड़ने की अनूठी शक्ति है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में खेल राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक शक्तिशाली साधन रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि फुटबॉल का लाखों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान है। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक जुनून है। डुरंड को पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत के इन क्षेत्रों में फुटबॉल अत्यंत लोकप्रिय है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में फुटबॉल न केवल एक खेल है बल्कि लोगों की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। ये इन क्षेत्रों की जनजाति और स्थानीय संस्कृतियों से गहराई से रचा बसा है, जो इसे केवल एक खेल नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं, प्रतिभागियों का महत्व बहुत व्यापक होता है। ये खेल अनुशासन, संकल्प और टीम भावना को बढ़ावा देते हैं। खेलों में लोगों, क्षेत्रों और देशों को जोड़ने की अनोखी शक्ति होती है। भारत में खेल राष्ट्रीय एकीकरण का एक शक्तिशाली साधन रहे हैं। जब ओलंपिक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तिरंगा लहराता है तो सभी देशवासी रोमांचित हो जाते हैं। देवी और स्वजनों, फुटबॉल की लाखों लोगों के दिलों में विशेष जगह है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, एक पैशन है।
केंद्र सरकार ने आगामी ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस पहल से साहिबगंज के खिलाड़ी और खेल प्रेमी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयत्नशील है। इसी के तहत राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से राज्य भर समेत साहिबगंज के खिलाड़ी और खेल प्रेमी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। जिला खेल पदाधिकारी पंकज झा ने कहा कि खिलाड़ियों को आगामी ओलंपिक के लिए तैयार किया जा रहा है। खिलाड़ियों को जो संसाधन हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे न केवल स्कूल के स्तर पर अंडर 14, अंडर 18, अंडर 19 बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाए और साहिबगंज जिला ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन करें और पदक प्राप्त करें। हमारा अंत उद्देश्य जो है कि साहिबगंज जिला से ओलंपिक में प्रतिभागिता संभावित हो, इस और हम लोग अग्रसर हैं। धन्यवाद। खेल प्रशिक्षक योगेश यादव ने कहा कि आगामी ओलंपिक के मद्देनजर केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी। इसी उद्देश्य से साहिबगंज के सिद्धो कान्हू स्टेडियम में डे बोर्डिंग प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है। देख रहे हैं कि आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, साथ ही डे बोर्डिंग है, खेलो इंडिया के सेंटर है। तो यहाँ से भी बच्चे 36 ओलंपिक तक का सफ़र तय करें। हाल के दिनों में जूनियर में कई हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदक मिले हैं बच्चों को और हम आशा करते हैं कि 36 ओलंपिक में इस जिले के खिलाड़ी, साहिबगंज जिले के खिलाड़ी जरूर पहुँचे। साहिबगंज के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन किया है। जिले के 3 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर के इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। नेशनल रांची में 3rd किए थे। नेशनल में 4x100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल था नेशनल स्कूल रांची में। और मैं इवेंट करता हूँ 4x100 मीटर। मेरा मेन इवेंट है 80 मीटर हर्डल्स, जिसमें हम 4th किए थे और 4x100 मीटर में मेरा ब्रॉन्ज लगा था। साहिबगंज आवासीय सेंटर में ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ फैसिलिटी बहुत अच्छा है और पुरस्कार है 50,000, ब्रॉन्ज रिले 4x100 मीटर में और यहाँ कोच बहुत अच्छे हैं। खेल और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में केंद्र सरकार की यह पहल कारगर साबित होगी और प्रतिभावान खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का अमिट छाप छोड़ पाएंगे। डीडी न्यूज़ के लिए साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। पलामू के नेशनल हाईवे 39 के निर्माण स्थल पर आज सुबह बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में एक मजदूर के कमर में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जब मजदूर अपने टेंट में सो रहे थे तभी 2 बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों ने मौके पर कई राउंड हवाई फायरिंग भी की और फिर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। पाकुड़ में सर्किल इंस्पेक्टर शिवाशीष वात्स्यायन के घर हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 गुनहगारों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 3 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, सोने की बाली और अंगूठी, चांदी की पायल, बिछिया और पांव का बेड़ा बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने एक बाइक और 4 एंड्रॉयड मोबाइल भी जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने बताया कि बीते 16 जून को करीब 10-12 डकैतों ने इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया था और भाग निकले थे। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पर, उनके कन्फेशन पर हमें काफ़ी सामान भी हमने रिकवर किया है। उनकी निशानदेही पर बिलिया डांगा स्थित मंजारुल शेख के किराए के मकान से कांड में डकैती के दौरान उनके द्वारा उठाए गए जेवर, नगद,
राशि, 3 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस आदि जब्त किए गए। गुमला पुलिस ने बाईपास के पास एक ट्रक से शराब की 1020 पेटी बरामद की है। शराब के इन बोतलों को रुई के नीचे छुपाकर बिहार ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर वाहन की चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। ये शराब की पेटियां रुई के नीचे दबाकर रखी गई थी। इस मामले में ट्रक चालक समेत सहायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों राजस्थान के बाड़मेर जिला के निवासी बताए जा रहे हैं। खूंटी पुलिस ने कई महीनों से फरार चल रहे उग्रवादी संगठन PLFI के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली जरियागढ़ इलाके के बकसपुर स्थित झंडा टोंगरी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। गुप्त सूचना पर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर तीनों को गिरफ्तार किया। इन नक्सलियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस, 1 मोबाइल और संगठन का 13 पर्चा बरामद किया है। उग्रवादी गिरफ्तार किए गए, जिसमें गेंदे बारला उर्फ लादेन, असीम टोपनो और अजीत टोपनो शामिल हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस 2, मोबाइल फ़ोन 1 और PLFI का पर्चा 13 बरामद किया गया है। इसमें जो गेंदे बारला उर्फ लादेन जो है, इनका पूर्व भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये कर्रा थाना का। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने कल गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर और दुमका में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 जुलाई को भी रांची समेत अन्य जगहों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 9 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में गरज के साथ तेज बारिश के आसार हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में खुला सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र। मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने कहा, आधी आबादी के सशक्तिकरण से होगा विकसित भारत। बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के ठिकानों पर रांची और हजारीबाग में ईडी की छापेमारी, सीए के दफ्तर और आवास को भी खंगाला गया। पलामू में 4 लेन NH निर्माण स्थल पर अपराधियों ने की फायरिंग, मजदूर घायल। खूंटी से 3 नक्सली गिरफ्तार। गुमला में बिहार ले जाई जा रही हजारों पेटी शराब जब्त। और झारखंड के कई जिलों में 9 जुलाई तक गरज के साथ बारिश होने की चेतावनी। मौसम विभाग ने रांची समेत अन्य जिलों के लिए 2 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया।